कहते हैं कि कामयाबी की दास्तां फुर्सत के कलम से नहीं लिखी जाती। इसमें लगती है खूब सारी मेहनत और बहाना पड़ता है खूब सारा पसीना, और ये साबित कर दिखाया है देश की महिलाओं ने। और ये महिलाएं जो भारत का नाम विश्व भर में रोशन कर रही हैं अपने खेल के प्रदर्शन से। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में है शिवांग चुस्कित। आप कैप्टन हैं और फॉरवर्ड खेलती हैं इंडियन आइस हॉकी टीम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उन्हीं के साथ हैं डिस्कित सी एंगमो, आप डिफेंडर हैं इंडियन आइस हॉकी टीम में। बहुत बहुत स्वागत है डिस्कित। थैंक यू सो मच। एंड विद अस इन द स्टूडियो वी हैव हरजिंदर सिंह जी। आप जनरल सेक्रेटरी हैं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। एशिया 2025 में आपने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो चुस्कित जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। जो ये ब्रॉन्ज मेडल जब आपने जीता आइस हॉकी के लिए, जो ऐसा खेल जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस जब आपने अपने भारत का राष्ट्रीय नेशनल एंथम सुना वहाँ पे? जब हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि लगता नहीं था कि हमने ब्रॉन्ज जीता है, कि हमने खुश इतना था कि हमने गोल्ड जीता है। बट जब हम नेशनल एंथम बैकग्राउंड से गा रहे थे तो मन में ऐसा फील हो, मुझे खुद ऐसा महसूस हुआ कि जब से हमने आइस हॉकी खेलना स्टार्ट की थी, जब से इंडिया रिप्रेजेंट की थी, तब से लेके जब ब्रॉन्ज मेडल जीतने तक हमने जितने भी चैलेंज जितना भी हमने प्रॉब्लम फेस किया, जितना भी स्ट्रगल्स किए थे, वो सब कहीं पानी में ना चले गए। एट द एंड ये रंग लेके आए अपनी मेहनत और पैशन का। अब इतना तक हमने जितना भी हमें इस लेवल तक पहुंचाए, कि सपोर्ट मिला हो या ना मिला हो, कम मिला हो या ज़्यादा मिला हो, जो भी हो, अपने पेशेंस और हार्ड वर्किंग की वजह से और इंडियन आइस हॉकी एसोसिएशन की मदद से हम आज जिस लेवल पे है, उन्हीं की वजह से हम और इस आपने लेवल तो पे। पहले जब खेलना शुरू किया था तो आप पुरुषों के साथ खेला करती थी। हाँ जी, जब मैं छोटी थी उस टाइम पे लड़कियों का टीम था 1-2-3, बट हमारे मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे हमारा लोकल टूर्नामेंट होता है। उस लोकल टूर्नामेंट में लड़कियों का टीम नहीं बन पा रही थी, तो मैं वहाँ पे क्या होता है, लोकल टूर्नामेंट में अपना विलेज रिप्रेजेंट करना होता है। तो मैंने अपने गांव के लड़कियों की टीम नहीं बन पा रही थी, तो मैं हमारे गांव वाले के लड़कों ने बोला था कि आप हमारे साथ खेलिए। तो मैं लोकल टूर्नामेंट में लड़कों के साथ खेलते आई, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होती। जितना लड़कियों के साथ खेलते थे उतना जितना लड़कों से खेलता है वो नहीं होते। और ऐसे करते करते आप आज खिताब भी जीता है। और आपका भी सफर थोड़ा कुछ अलग रहा। आपने भी कुछ और खेल से शुरुआत करी और आज आप भारत के लिए आइस हॉकी खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। आइस हॉकी जो है एक ऐसी विंटर ओलंपिक स्पोर्ट है जो हमारे भारत में बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये स्पोर्ट होता क्या है। एक्चुअली ये स्पोर्ट जो है हमने इस वजह से खेला क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो लद्दाख में है बहुत -20 डिग्रीज में जाती है, तो उस एज अ रिक्रिएशनल स्पोर्ट हमने खेलना शुरू किया। तो मेरी स्टोरी भी ऐसी है। और हमारे टीम में 20 लड़कियां हैं। 20 लड़कियों में लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने वैसे ही शुरू किया। पहले कुछ और स्पोर्ट खेलते थे, जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट है, जैसे मैंने शुरू किया था फिगर स्केटिंग करके है, जो कि आर्टिस्टिक है। उसमें स्केट्स अलग होता है, उसमें और भी अलग होता है, जैसे हॉकी इज़ अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। तो मैंने भी पहले जो स्टार्ट किया था फिगर स्केटिंग के थ्रू किया होता, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके, पहले तो ताज्जुब की बात ये है कि हमें पता ही नहीं था कि ये हॉकी जो है हम लड़कियां भी खेल सकती है। तो हमने बचपन से यही देखा कि लड़के ही ज़्यादा ये स्पोर्ट खेलते हैं, तो हमें आइडिया ही नहीं था कि लड़कियां भी खेल सकते हैं। बट लकीली हमने विंटर में एक टाइम देखा जहाँ पे फॉरेनर एक्सपाट्रिएट्स जो बहुत सारे वहाँ पे खेलने आते हैं, तो उनमें से एक लड़की जो हॉकी खेल रही थी। तो मुझे ये जितना मुझे याद है, मैंने जाके उनसे पूछा कि क्या ये लड़कियां भी खेल सकती हैं। सो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया कि हाँ ये लड़कियों का भी स्पोर्ट है। तो फिर हमें मज़ा आया कि हॉकी ज़्यादा मज़ेदार लगा। तो वैसे ही फिर हमने भी खेलना शुरू किया। धीरे धीरे करके फिर सारी लड़कियां शिफ्ट होने लगी हॉकी खेलने में। सो वैसे ही हमारी जर्नी स्टार्ट हुई।
ओके। तो अगला सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आइस हॉकी के बारे में देश में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, उसमें एक ऑब्वियस थिंकिंग है कि आइस हॉकी नहीं खेला जा सकता है। तो इसकी अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, 100 साल पहले ब्रिटिशर्स लेके आए थे, तो कैसे इवॉल्व किया आइस हॉकी? 1920 में ब्रिटिशर्स खेलते थे शिमला आइस स्केटिंग क्लब में, ओके। और उस क्लब के अब 100+ ईयर्स हो गए हैं। और 1953 में वहाँ पे जोसेफ ब्रोस टीटो आए थे, तो उनकी नाम की एक ट्रॉफी भी है। सो देयर वाज अ चैंपियनशिप जो शिमला में खेली गई थी। तो उस टाइम शिमला वाज अ आर्मी कंटोनमेंट, तो वहाँ से जो फौजी थे वो फिर सियाचिन की तरफ गए लद्दाख में, तो वहाँ से फिर लोकल्स ने अडेप्ट किया वो स्पोर्ट को थ्रू आर्मी इन्फ्लुएंस। तो दैट स्टार्टेड, वो हुआ कुछ 1970s में, 1980s में। और अब स्पोर्ट इतना है कि वो मेकल ऑल इंडिया में बढ़ रहा है। अब आर्टिफिशियल रिंग्स बनने शुरू हो गए हैं। पहले नेचुरल पे होते थे, नेचुरल से हिमाचल में लाहौल स्पीति में भी। जब आप नेचुरल बोल रहे हैं इसका मतलब जब लेक जम जाती है उस पे खेला जाता है। हाँ, तो अब इंटरनेशनली कनाडा और यूएसए में भी पहले नेचुरल पे ही शुरू हुई थी आइस हॉकी। और इट वाज बैकयार्ड में पानी रात को डाल के और सुबह आपकी जम जाती। तो मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल वेल नोन प्लेयर्स अपने बैकयार्ड हॉकी से ही शुरू हुए हैं। वो अब जाके थोड़ा सा फिर इंडोर रिंग्स हो गए। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पे फिर लिमिटेड टाइम होता था। जैसे हमारे पहले लद्दाख में 3 से 4 महीने हम खेल सकते थे। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आई थिंक 2 महीने तक हम अच्छी आइस मिल जाती है। तो पूरे साल में सिर्फ 2 से 2.5 महीने की ही प्रैक्टिस हो पाती है प्लेयर्स उसके अंदर भी प्रैक्टिस तो नहीं कहेंगे, उसमें मैक्सिमम टाइम तो इनका चैंपियनशिप्स खेलने में लग जाता है। और चैंपियनशिप्स भी उसी दौरान होती हैं जब तो प्रैक्टिस और डेवलपमेंट जो हम कहेंगे वो नहीं होती थी। तो उसके लिए जब हम क्या करते थे कि हम लोग यहाँ से 15 दिन पहले या महीना अपना जेब को देखते हुए हम चैंपियनशिप वाली सिटी में जाके उसी रिंक में प्रैक्टिस करते थे। और वहाँ पे जाके मतलब जो 10-15 दिन की जो प्रैक्टिस होती थी दैट हमको कॉम्पिटिटिव इतना बना देता था। और इस दफ़ा क्या हुआ था कि हमारा जो 2012 में जो इंडिया का पहला आइस रिंक था जो बंद पड़ा था काफ़ी सालों से, तो ये हमने वहाँ पे कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस की थी। तो उसका फल अब ये ब्रॉन्ज से हुआ है। तो हमको आ रहा यही हो रहा है कि अगर हमको पूरे साल के लिए मिलता है तो फिर तो सारे मेडल्स पक्के हैं भारत के। हाँ, नहीं अब आप देखोगे फिनलैंड की पॉपुलेशन दिल्ली से आधी है और वो वर्ल्ड का नंबर 3 है आज। और हमारे यहाँ तो 1.5 बिलियन हैं। तो हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अभी भी भारत में एक समस्या है। लेकिन चुस्कित जी, हम हॉकी को सब जानते हैं, हम समझते हैं, हमें उसके खेल के बारे में पता है कैसे खेला जाता है। लेकिन अगर आइस हॉकी की बात करें तो बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको अभी पता नहीं कि कितने खिलाड़ी खेलते हैं, कैसे इसको खेला जाता है, क्या इक्विपमेंट रहता है, क्या गियर होता है। सो इफ यू कैन टेल अस अबाउट दैट। आइस हॉकी में टोटल प्लेयर्स होते हैं 18+2 और 20+2। पर एट अ टाइम 6 लोग खेले जाते हैं, उसमें से एक गोली होता है, बट 5-on-5 खेले जाते हैं। पर उसमें आइस हॉकी एक फास्टेस्ट गेम है और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑन द आइस 60 सेकेंड या मिनिमम 40 सेकेंड रह सकते हैं। वहाँ पे क्विक चेंज होते हैं। अच्छा, तो 60 सेकेंड के बाद यानी हर 1 मिनट में खिलाड़ी बदला जाता है। फिर वहाँ पे गेट्स भी होता है। एक अगर लो क्वालिटी का भी बताएं तो एक प्लेयर्स का इक्विपमेंट का कॉस्ट होता है 1,50,000 या अराउंड 1 लाख ऐसा कुछ हो जाता है। फिर वहाँ पे इक्विपमेंट होता है हेलमेट, नेक गार्ड्स, स्ट्रिंग गार्ड, चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, ग्लव्स एंड हाफ पेंट्स, स्केट्स, अलग मीन्स हर बॉडी पार्ट का गियर होता है वहाँ पे। और ऐसे क्योंकि ये सर्दी में खेला जाता है तो सर्दी में चोट लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इंजरी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो कैसे आप अपने आप को ट्रेन करते हैं या क्या ऐसे आप गियर्स पहनते हैं जिससे कम से कम इंजरी हो, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं होती है ज़्यादा? जी बिल्कुल, आई मीन
आइस हॉकी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट गेम बोला जाता है एंड बहुत कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होता है, तो प्रोटेक्टिव गियर्स तो मस्ट होता है। आई मीन हमें अलाउ भी नहीं करते हैं, अगर हमारा प्रोटेक्टिव गियर्स अगर पूरा कंप्लीट ना हो तो खेलने के लिए रिंक पे अलाउड भी नहीं करते। एंड इंजरीज तो होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बट आई थिंक वो हमें खेलने से रोकती नहीं है। आई थिंक हमें बहुत और इनकरेज करती है खेलने के लिए। आई मीन मुझे खुद अपना स्टोरी याद आ रहा है, जब हम पहली बार 2016 में 2016 में हमने पहला नेशनल टीम फॉर्म किया था वुमेन्स का, तो तब हम लोग चाइनीज़ ताइपे गए थे हमारा पहला टूर्नामेंट के लिए। तो तब हमारे पास इक्विपमेंट्स का हमें बहुत इशू होता है, तो हमने जैसे तैसे करके मेन से बोरो करके या एसोसिएशन से बोरो करके हमने अपना इक्विपमेंट्स लिया हुआ था। तो हमारे पास पर्सनल इक्विपमेंट्स नहीं थे उस टाइम पे, तो मेरा स्केट थोड़ा शायद बड़ा होगा थोड़ा अपने शू साइज से। सो आई गॉट माई फर्स्ट इंजरी, मतलब पहला इंजरी मेरा हुआ था, आई ब्रोक माई एंकल। तो फर्स्ट मेरा टूर्नामेंट था। आई मीन आप इमेजिन करोगे कि पहला टूर्नामेंट है, पहले टूर्नामेंट में अपना पैर तोड़वा के आ रहे हो, तो उससे मुझे लगता है मतलब मेरे मन में ये नहीं आया कि अब नहीं खेलना है। मेरे मन में और ये आया कि जैसे बाकी लोग खेल रहे थे, मुझे देख के मेरी इंजरीज को देख के वो और बेटर परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो मेरे को तो यही लगा कि इससे और खेलना है मुझे, अब तो नहीं रुकना है, अभी चाहे पैर मुझे रिकवर हो जाने दो, उसके बाद मुझे और खेलना है। तो आई थिंक इंजरी से ऑफ कोर्स इट्स स्कैरी, बट देन और ज़्यादा हिम्मत मिलती है कुछ ज़्यादा बढ़िया करने के लिए, तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं आज। तो ये हमें दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अभी भी समस्या है। जैसे बताया कि स्केट्स भी होते हैं, गियर्स भी होते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह काम किया जा रहा है? एक्चुअली हमारी इंटरनेशनल बॉडी ने हमारे इंडिया की रिप्रेजेंटेशन पे उन्होंने कहा कि नेचुरल आइस के ऊपर उसको उन्होंने टर्मिनोलॉजी दे दी है मैन मेड रिंक, तो उसके ऊपर रूफ होगा, दैट इज गुड इनफ टू कॉल प्ले इन वर्ल्ड डिवीजन्स। तो पहले जो उनकी टर्मिनोलॉजी थी आर्टिफिशियल रिंग, अब वो मैन मेड रिंग्स हो गई है। ये 2 साल पहले ही करवाया था, और लेकिन अब देहरादून के साथ ले में भी खुलने वाला है इंडोर रिंग, तो अच्छा है। तो इंडोर रिंग कब ये बनने ही शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। अब पूना में हमारे एक आइस हॉकी प्लेयर ने इंडिजिनियस अपनी इक्विपमेंट लेके मॉल के अंदर एक रिंग खोल दिया, विच इज आई थिंक मेरे ख्याल से 1/4 कॉस्ट पे है। तो अगर हम वो सोचें तो हमारे वैसे काफ़ी रिंग्स बन सकते हैं, बट ये हमेशा पब्लिक एंड गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के साथ खुलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। एंड अब तो मिखल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अवेयर हो गई है कि देयर इज़ अ विंटर स्पोर्ट एंड आइस हॉकी इज़ अ स्पोर्ट। तो लग रहा है कि आगे कुछ समय तो बदल ही रहा है, एक नेशनल स्पोर्ट्स बिल आ गया है, तो उसके अंदर हमारा यही है कि पहले पुराने बिल के अंदर विंटर स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह नहीं थी रिकग्निशन की। अब नेशनल स्पोर्ट्स बिल आ गया है, तो उम्मीद है कि विंटर स्पोर्ट्स को काफ़ी वो होगा हमारे लिए एज अ विंटर स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। नया स्पोर्ट्स बिल हमारे लिए अच्छा होगा, तो उससे मतलब कि गवर्नमेंट की सपोर्ट काफ़ी मिलेगी हमको फिर, जो बेहद ज़रूरी है किसी भी खेल के लिए। ऑल्सो कोई भी अगर इंडिया को हम इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जा रहे हैं, तो ज़रूरी होती है सही तरीके की कोचिंग, आई बिलीव, क्योंकि आपने बताया कि आपने इनिशियली ऐसे एज अ गेम स्टार्ट किया खेलना और रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता होगा इनिशियल स्टेज पे, तो प्रॉपर कोचिंग की शुरुआत कब से हुई और उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताएं। और हाल ही में कौन कोच है, किससे आप सीख रहे हैं, ये भी बताएं। या मतलब जैसे हमारा क्या है कि अभी तक तो हमारे पास रिंक नहीं था, अभी रिसेंटली बिल्ट हो रहा है, बट इससे पहले हम क्या करते थे कि सिर्फ 2 या 3 महीना, पहले तो 3 महीना होता था जैसे हम लोग जब छोटे टाइम पे खेलते थे। अभी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस, अभी क्लाइमेटिक क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी कम हो रहा है, तो हमारा स्पोर्ट जो है अभी अगर ये रिंक अगर नहीं बना, धीरे धीरे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आई थिंक आइस हॉकी इज द मोस्ट इंडेंजर्ड बोलूंगी, सबसे खतरा वाला, क्योंकि अगर हमारे पास आइस ही नहीं है तो हम कहाँ खेलेंगे। सो हम क्या करते हैं कि समर्स में हम क्या करते हैं, हम ऑफ आइस ट्रेनिंग्स करती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे
स्टिक हैंडलिंग हो गया, पक हैंडलिंग हो गया, शूटिंग हो गया, या फिर आप जिम जा रहे हो या फिर आप कोई और स्पोर्ट खेल रहे हो, तो उससे भी हमारा जो डेली रूटीन होता है, जो कि स्पोर्ट में खेलने से पहले 2-3 महीने पहले हम लोग बहुत प्रिपेयर रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और अनदर चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोच गाइडेंस है कि नहीं। पहले हमारे सच बोलूँ तो पहले हमारे कोच जो लोकली होते थे वो बहुत हेल्प करती थी, बट देन कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है जो नहीं पता होती हैं। तो हमारे लाइफ में थैंक्स टू आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया वी गॉट अ कोच। बहुत सारे कोचेस आए, बट देन करंटली वी हैव अ कोच नेम डैरन हैरल, ही इज फ्रॉम कनाडा, और उन्होंने हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए। बहुत सारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी होता है, एज अ टीम हम करते हैं तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम एक टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि टीम में क्या करना है, बट एक एक प्लेयर्स के पास जाके एक एक प्लेयर्स के जो भी रूटीन है उनको पता करना बहुत ज़्यादा होता है, और वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो आई थिंक दैट रियली हेल्प, हमारे लिए बहुत हेल्प करा है। और साथ साथ में हमारी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, हमें आइडिया ही नहीं है कि ऐसी कुछ भी ट्रेनिंग्स होती है, यू नो, कि हमें ये सब करना है। न्यूट्रिशनिस्ट आ गई है हमारे टीम में अभी, जो कि बहुत अच्छा है हमारे लिए। हमें नहीं पता, अगर हम जितना मर्जी खेलो, अगर आप बॉडी में क्या आप खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, अगर हम वो मेंटेन नहीं करें तो परफॉर्मेंस नहीं आता है। सो बहुत सारी चेंजेस आई है विद द पेस ऑफ, आई मीन धीरे धीरे करके, भले ही यू नो, बट बहुत अच्छा हो रहा है टीम के साथ। एंड आई बिलीव कि आने वाले टाइम में इससे भी बेटर होगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। एंड हम यही होप करते हैं कि जितने भी प्लेयर्स हैं या फिर आने वाले जनरेशन्स जो अगर हमें देख रही है तो यू नो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है। सो वी आर क्वाइट होपफुल फॉर दैट। जी जी। और जैसे जी आप बतौर कैप्टन अगर बात की जाए तो कैप्टन के पास बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो आप किस तरह खुद को मोटिवेटेड रखती हैं? बिकॉज फिजिकल फिटनेस इज वन थिंग, मेंटल फिटनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ऐसे खेल में खासकर, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हैं, और फिर जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको कैसे मोटिवेट करती हैं? पहले जब 2016 में हमने फर्स्ट टाइम टीम इंडिया रिप्रेजेंट की थी, उस टाइम पे मैं असिस्टेंट कैप्टन के तौर पे थी। उसके बाद मैंने 2018 से मैं कैप्टन पे रही हूँ। फिर जब पहली बार एक कैप्टन पे जगह पे बैठा तो उतना मुश्किल हो रहा था कि टीम को कैसे संभालूं, बट मुझे उतना भी एक साइड से हमारे जो सीनियर्स है लोग हैं, उन लोग मुझे बहुत मदद करते थे कि अपनी टीम को एक साथ जुड़ने में, और मेरे पूरा टीम प्लेयर्स भी, पूरा टीममेट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। उसी की वजह से मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होती थी जितना होना चाहिए कैप्टन में। बट जब भी हमें प्रॉब्लम होते थे सब मिल के एक दूसरे से सपोर्ट करते थे। फिर अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बोलने वाला नहीं आता कि आपने ये गलती की, हाँ हमारे साथ ये गलती हो रहा है बोल के सब एक दूसरे से मिल के हमें एक दूसरे से सपोर्ट करते। तो उस टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, अगर हम कुछ मैच में अगर हमारे वहाँ पे 3 हाफ होता है 20-20 मिनट्स के, एक हाफ जीत जाते हैं, दूसरे हाफ हार जाते हैं, फिर नेक्स्ट हाफ हम कैसे खेलेंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होते थे। उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल होते थे कि हम कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोग प्रेशर होते हैं, फिर उस टाइम पे थोड़ा एक दूसरे से संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाते थे। बट फिर भी एक दूसरे से हम पूरा अपने टीम की कोऑपरेट की वजह से उतना मुश्किल नहीं होती जी। और ऐसा ही हताशा आपने महसूस करी जब आप एशिया कप के लिए थे, तो कुछ मैच आप जीते लेकिन कुछ मैच आप हारे भी, तो उस समय क्या किया आपने कि टीम एक साथ जुड़ी रहे और साहस बना रहे? जैसे चुस्कित ने बताया यू नो कि भले ये कैप्टन है, बट आई थिंक हमारे टीम मेंबर्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और हमारी जो कोर टीम है इंक्लूडिंग जिंडी सर जी टू, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और आप लोगों ने वो फिल्म देखा हो, चक दे इंडिया का मोमेंट देखा होगा, तो कभी कभार वैसा वाला मोमेंट भी हो जाता है, हम सब प्रेशर आ जाते हैं, और जिंडी सर लॉकर रूम में आके वो बोल देते हैं कि डू और डाई, मतलब वो ज्यादा नहीं बोलते, या एग्जैक्टली, आई मीन ज्यादा कुछ नहीं बोलते, सिर्फ 2 लफ्ज बोल के फिर चले जाते, फिर लगता है कि भाई कुछ करना है। तो आई थिंक ये जो ब्रॉन्ज मेडल आया है, आई मीन हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, डिफ़िकल्टीज, बहुत सारा कुछ किया है। तो जैसे अभी ये जीता है, आई मीन हमारा लॉकर रूम में यही बातें हो रहा था कि जब भी हम कोई भी गेम खेलते हैं उस टाइम पे हम यही याद दिलाते हैं एक दूसरे को कि याद करो हम कहाँ से आए हैं, याद करो एक पॉन्ड, मतलब
इतनी बर्फ वाली जगह से, छोटी सी जगह से, जिसको लोगों को पता भी नहीं है स्पोर्ट के बारे में। दूसरे कंट्रीज में तो छोड़ो, अपने कंट्री में लोगों को नहीं पता है। आई मीन वन ऑफ द स्ट्रगल्स जो कि हम हर दिन लोगों को बताना पड़ता है कि आइस हॉकी अच्छा यहाँ खेलते हैं, ऐसे खेलते हैं, आइस पे खेला जाता है, अच्छा बर्फ पे भी नहीं, आइस पे खेला जाता है। मतलब वन ऑफ द चैलेंजेस जो हमें रोज फेस करना पड़ता है। तो हम लोगों को मतलब एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि कहाँ से आए हैं और आज हम कहाँ पे हैं। तो ये हमारा मोमेंट है और आई थिंक यही हमारे लॉकर रूम में चल रहा था ब्रॉन्ज मेडल से पहले, क्योंकि हम लोग लॉस कर रहे थे और हमें लास्ट मैच जीतना था। तो वो एक दूसरे को देख के टीम मेंबर्स, कोचेस, हमारे सारे जितने भी है सारे यही याद दिलाते कि कहाँ से आए हुए हैं और हम कहाँ पहुँचेंगे, इसके बाद एक स्टेप आगे हो जाएंगे। तो चाहे जीतो या हारो, जीत हार तो गेम है, यू नो, स्पोर्ट है, बट अगर हम हारते भी है तो कुछ सीख के हारेंगे। सो वो हमारा हमेशा मोटिवेशन रहता है एज अ टीम, विच आई थिंक ये ब्रॉन्ज मेडल उसी वजह से आया हुआ है। एंड वी आर वेरी, यू नो, वी वर वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स हम हारने वाले थे, बट देन समहाउ वी मेड इट। और आई थिंक दिस मेडल गोज टू एवरीबडी जो हमें बहुत सपोर्ट करती है और जो नहीं भी सपोर्ट करती है उनके लिए भी है, ताकि वो आइंदा से हमारे को सपोर्ट करें। आई थिंक बहुत लोग बिल्कुल। और आइस हॉकी एसोसिएशन बिस्किट जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ स्टेप्स ले रही है, कर रही है, न्यूट्रिशनिस्ट है और गैस प्रोवाइड कर रही है और पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ऑल्सो व्हाट स्टेप्स इज आइस हॉकी एसोसिएशन टेकिंग टू मेक दिस गेम मोर पॉपुलर इन द कंट्री? जैसा कि बोला ना कि बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, तो जानकारी पहुंचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है? अभी हमारा एक नेक्स्ट 7 to 10 डेज में लीग शुरू होने वाला है। ओके। और इट इज़ एक तरह का पायलट होगा। सबसे पहले तो उसको हमारे अपने चैनल में यूट्यूब पे उसको टेलीकास्ट करेंगे। और करते करते आई थिंक अब इंटरनेशनली आप देखोगे NHL एक लीग है अमेरिका में आइस हॉकी की। इट इज़ टॉप 3 मनी ग्रॉसर आफ्टर IPL एंड EPL एंड नेशनल फुटबॉल जो उनकी बेसबॉल लीग है। तो नेशनल हॉकी लीग जो थी वहाँ पे NHL के बेसिस पे ही हम सोच रहे हैं कि हमारा भी होगा। अभी तो हम सिर्फ 3 टीम्स के साथ चल रहे हैं, बट जैसे जैसे ये लोग देखेंगे उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जो मेरा भी जो कन्वर्जन हुआ था वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप देखने के बाद ही हुआ था। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि ये 2 घंटे के अंदर जो हमारा एड्रेनल रश होता है, यू डोंट गेट दैट इन जो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस उसमें होता है। उन स्पोर्ट्स की अलग कॉम्पिटेंस लेवल है, बट इस 2 घंटे के अंदर मतलब एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस रहता है। ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विंटर ओलंपिक्स के लिए भी एक लीग होना किसी कंट्री में इट प्लेज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ओके। तो लीग कंपलसरी है, तो इसलिए वी आर अब हमारा अगला पड़ाव चलिए, आपके अगले पड़ाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत बहुत बधाई है आपको और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप देश के लिए कर रहे हैं। आई एम श्योर जो भी आज हमें देक रहे हैं काफी इंस्पायर होंगे, काफी मोटिवेट होंगे आपकी इस जर्नी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।